हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस PYQs फॉर ग्रुप डी एग्ज़ाम। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जितने भी अभी तक हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट PYQs रिलेटेड टू साइंस हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ मटेरियल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टंगस्टन। तो टंगस्टन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब का ये पार्ट होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। सो द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल, दैट इज अराउंड 3422 डिग्री सेल्सियस और 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस प्रॉपर्टी इज क्रूशियल बिकॉज द फिलामेंट मस्ट बिकम वाइट हॉट टू एमिट लाइट विदाउट मेल्टिंग। अगर हम बात करें बल्ब की, सो द फर्स्ट बल्ब इट वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अराउंड 1870s to 1880s के बीच में इन्होंने अपना बल्ब क्रिएट किया था और ऐसा कहा जाता है दैट एडिशन ही क्रिएटेड अ बल्ब दैट कुड लास्ट अप टू 1200 आवर्स। तो 1200 आवर्स तक जलने वाला बल्ब एडिसन ने बनाया था एंड ही वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 to 7.8 का जो pH है इसे माना जाता है अप्रोप्रिएट फॉर द ह्यूमन बॉडी। एज द करेक्ट pH रेंज इन विच द ह्यूमन बॉडी, स्पेसिफिकली अगर हम ब्लड की बात करें, दैट इज बिटवीन 7 to 7.8 एंड स्पेसिफिकली 7.4 कहा जाता है। ह्यूमन ब्लड हैज़ अ वेरी नैरो pH रेंज दैट इज फ्रॉम 7.35 to 7.45. द बॉडी कैन सर्वाइव ओनली स्मॉल डेविएशंस अराउंड दिस रेंज, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.8 एट मोस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सलाइवा की, तो सलाइवा का जो pH होता है इट इज़ अराउंड 6.2 से लेकर 7.6, यानी स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होता है हमारा सलाइवा। स्टमक में हमारा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस जो हाईली एसिडिक होता है, जिसका pH 1 से लेकर 3 के बीच में भी लाई करता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर बेसिक की बात करें तो हमारा जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ये हमारे बेसिकली अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी कि 7.8 से लेकर 8.4 to 5 के का इसका pH रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस which is used to prevent the oxidation of chips is। correct answer for this question will be option number B, that is nitrogen। तो नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है to prevent oxidation of चिप्स, यानी चिप्स या फिर अदर वेफर्स जो भी होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। और अगर हम उन्हें खोल देते हैं और कुछ टाइम तक रख देते हैं तो वो हम कहते हैं वो सिल जाते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन इज यूज्ड बिकॉज इट इज़ एन इनर्ट गैस, मीनिंग इट इज़ नॉट रिएक्ट विद द फैट्स एंड ऑयल्स इन द चिप्स। It effectively displaces oxygen inside the packet, which is primary cause of oxidation, that is rancidity से कहा जाता है, an effect that causes stale taste and smell। तो हम कहते हैं कि खाना बासी हो गया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। एक प्रोसेस होती है जो खाने में ऑक्सीडेशन कर देती है और उस स्टेल फूड को हम जो स्टेल फूड होने की प्रोसेस होती है उसको ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अदर जो नोबल गैसेस होती हैं लाइक आर्गन, हीलियम एंड CO2 समटाइम्स एंड नियॉन को भी डाला जाता है, बट मैक्सिमम टाइम्स हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following compounds of carbon does not exist? The correct answer will be option number C, that is CH6. So CH6 it is a compound of carbon which does not exist. If we talk about carbon, तो carbon organic compound होता है और जितने भी organic matters present रहते हैं 99% of the times उसमें carbon present रहता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, which is 4। इट मीन्स कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे कैन फॉर्म ओनली 4 bonds with carbon with a single carbon atom. So therefore CH6 can not exist, जबकि CH4 is methane। अगर बात करें C2H6 की, तो C2H6 बनता तो है लेकिन यहाँ पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। लाइक
ऐसे बनता है C2H6। अगर बात करें C6H6 तो इट इज़ बेसिकली बेंजीन, और ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। जबकि CH6 इट कैन नॉट एग्जिस्ट। CH4 है एग्जिस्ट, C2H6 it is ethane, it also exists, C6H6 is benzene and it also exists, but CH6 does not exist because carbon can form only 4 covalent bonds, that is because it is tetravalent. CH6 would require carbon to form 6 bonds, which is impossible under normal chemical rules, therefore it cannot exist. Next question, which of the following raw materials is used to make washing soda? The correct answer for this question will be option number D, that is NaCl primary material होता है जिसको यूज़ किया जाता है for the preparation of washing soda. So washing soda इसका formula है Na2CO3.10H2O. It is primarily manufactured using Solvay process को यूज़ किया जाता है in order to manufacture washing soda. The key raw materials for the industrial process are sodium chloride. This you have to keep in mind. Basically यहाँ पे ammonium and the reaction is where NaCl, that is sodium chloride, it reacts with ammonia, that is NH3, और इसको हम पानी के साथ H2O और CO2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो तब ये फॉर्म करता है NaCO3 plus NH4Cl, that is ammonium chloride. So this is the reaction, and यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, it is washing soda. Next question. In electric circuits, losses take place in the form due to flow of electric current. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हीट लॉस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स लॉसेस प्राइमरीली अकर एज हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स विच इज ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Here electrical energy is converted into thermal energy. This you have to keep in mind. Next question. In a plant cell, the act of respiration to take in oxygen and release energy and carbon dioxide from food occurs in the. Correct answer will be option B, that is mitochondria में ये reactions होती हैं, and mitochondria is therefore called as the powerhouse of the cell, क्योंकि यहाँ पे ATP, that is adenosine triphosphate, that is the energy of the cell. It is prepared. Respiration using oxygen to release energy from food and producing carbon dioxide occurs in the mitochondria. जबकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में. वैक्यूल्स में बेसिकली एनर्जी को या सम फूड आइटम्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है. वैकेंट स्पेस होता है बेसिकली, एंड इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इन अ प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं. And perioxomes, they are the site of cellular respiration. These are not the sites of cellular respiration. This you have to keep in mind. जबकि mitochondria, it is the site of cellular respiration. Next question. Which of the following elements has 3 valence electrons? Correct answer will be option D, that is aluminium. तो aluminium basically जितने भी around 30 जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनका नाम विद द एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन पीरियोडिक टेबल जिसमें मैं आपको एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास कैसे याद करना है, उनका ऑर्डर कैसे याद करना है, उनके पीरियड्स, उनके ग्रुप्स, वो सभी कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ. बट इफ़ यू वांट, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे. सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट अल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 283. तो लास्ट में बचे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं. याद नहीं, आपको इसे समझना ही होगा. इफ़ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें नॉर्मल वाली, तो 2882 करके हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, तो ये हो गया 2,5. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जबकि कैल्शियम का होता है 20. सो यहाँ पे मैंशनड भी है. तो देखिए कैल्शियम में लास्ट में 2 बचा, तो यहाँ पे इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाइट्रोजन में 5 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मैग्नीशियम, इसका जो नंबर होता है इट इज़ बेसिकली 12. सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम और इसका कॉन्फ़िगरेशन 282. तो लास्ट में बचे 2, तो क्या हो गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जबकि एल्यूमिनियम इसके बाद आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का हो गया 3. Next question. The correct relationship between refractive index, speed of light in air and speed of light in medium is. तो basically
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in any medium. This is a very basic and simple question which was asked in the RRB Group D exam. तो चलिए important points देख लेते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑल्दो काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन ये वाली डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. Next question, Bowman's capsule encloses what? Correct answer will be option number D, that is glomerulus. So Bowman's capsule ये ऐसा दिखता है. I have attached a photo for you because it was new. तो देखिए ये हमारा Bowman's capsule होता है जो हमारे किडनीज में प्रेजेंट होता है. किडनीज आर नोन फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. सो ये Bowman's capsule होता है, ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें जो ये ग्लोमेरुलस होते हैं ये कैपिलरीज होती हैं जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं. In kidney, the Bowman's capsule is a cup-shaped structure that surrounds the glomerulus, a network of capillaries where filtration of blood begins. Neurons की बात करें, found in the nervous system. Nephrons Bowman's capsule में पाए जाते हैं. देखिए न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये तो हमारे हेड में पाए जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. जो सिग्नल्स प्रोवाइड करने होते हैं हमारे बॉडी को, दे आर प्रोवाइडेड बाय न्यूरॉन्स. जबकि नेफ्रॉन्स ये हमारी किडनीज में प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशली बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट रहते हैं. प्लेटलेट्स की बात करें, दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, नॉट किडनी फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पल्सेस. तो पल्सेस ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. सो pulses like lentils, beans, chickpeas, peas are rich in proteins which are essential for growth and bodybuilding. Leafy vegetables की बात करें, they provide vitamins and minerals. Apple, it is also rich in vitamin and fiber. जबकि अगर हम बात करें cereals की, they provide mainly carbohydrates with some protein but not as much as of pulses, क्योंकि pulses they are basically known for proteins. Next question, the number of covalent bonds involved in the formation of nitrogen molecule is? Correct answer for this question will be option number D, that is 3. तो 3 covalent bonds involved होते हैं in the formation of a nitrogen molecule, जिसका फॉर्मूला होता है N2. तो बेसिकली 2 atoms involved होते हैं और bond ये 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं. Each nitrogen atom has 5 valence electrons and requires 3 more electrons to complete its octet. Octet क्या होता है? 8 valence electrons को के लिए जो हम term यूज करते हैं, it is octet and it is highly stable. To achieve this stability, each atom shares 3 of its electrons which with the other atom forming a triple covalent bond. यानी कि सारे नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे शेयर करते हैं, जिसके वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. A triple bond consists of 3 shared pair of electrons which is a total of 6 shared electrons. Next question, which of the following compounds on treatment with chlorine produces bleaching powder? Correct answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लेक लाइम. स्लेक लाइम इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइम. द हाइड्रोक्साइड आयंस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म OCl नेगेटिव ग्रुप विच इज़ द एक्टिव ब्लीचिंग कंपोनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूमन वुमन. सो ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर होगा. सो इन ह्यूमंस द टर्म परफेक्ट पेयर और होमोलोगस पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स refers to 2 chromosomes that are same size, same shape and carry genes for the same traits as एट द सेम लोकेशन. सो परफेक्ट पेयर का मतलब होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम से है जो फीमेल से पाया जाता है, जबकि मेल्स में XY फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है. ह्यूमन वुमन हैव 2 X क्रोमोसोम्स XX विच आर होमोलोगस एंड थस फॉर्म अ परफेक्ट पेयर, यानी कि सेम है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज परफेक्ट पेयर. Next question, an adult human being has only incisors in his or her mouth. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 इंसीजर्स होते हैं ह्यूमन अडल्ट में. सो एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 8 इंसीजर्स, 4 ऊपर और 4 नीचे, एट द फ्रंट ऑफ द माउथ एंड यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड. इंसीजर्स की बात करें 8 होते हैं टोटल, एंड कैनाइन्स की बात करें दे आर 4 इन टोटल. यानी ऊपर जो हमारे इंसीजर्स 4 हो गए, तो 4 इनको कवर करने के लिए एक कैनाइन यहाँ पे, एक कैनाइन यहाँ पे, तो नीचे भी 4,
एक कैनाइन और एक कैनाइन। सो बेसिकली अगर मोलर्स की बात करें तो मोलर्स टोटल 8 होते हैं। सो टीथ बिहाइंड द कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद यहाँ पे 2 मोलर्स प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पे भी 2 मोलर्स प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे प्री मोलर्स प्रेजेंट रहेंगे। और लास्ट में होते हैं हमारे मोलर्स, मोलर्स होते हैं टोटल 6, यानी लास्ट के 3 फिर क्या हो गया, लास्ट के 3 होंगे हमारे मोलर्स। तो इसका एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है, दैट इज़ 4 1 2 3 4 1 2 3, sorry it is 2 1 2 3 upon 2 1 2 3. Let me make it clear. So basically जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है, इट इज़ 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसिजर्स एक साइड पे, जैसे अगर ये हमारा माउथ है, यहाँ पे हमारे टीथ हैं। Next question, an adult human being has only incisors in his or her mouth. Right answer will be option B, यानी कि 8 incisors होते हैं एक human mouth में. An adult human being has 8 incisors, 4 on the top and 4 on the bottom. So incisors total 8 होते हैं, अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4. कैनाइन्स इंसिजर्स को कवर करती हैं। जैसे अगर हम बात करें डेंटल फार्मूला की, तो बेसिकली अगर ये हमारा माउथ है और ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 हमारे प्रेजेंट रहेंगे इंसिजर्स, यही 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे, यही 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे और यही 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे। कैनाइन्स हो गया, एक कैनाइन प्रेजेंट रहेगा। प्रीमोलर्स टोटल 4 होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो यहाँ पे वापस 2 आ जाएंगे। और उसके बाद बचे हमारे मोलर्स, मोलर्स होते हैं 12, तो हर पार्ट में कितने कितने बट गए, 3। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और इसको इंटू 2 कर देंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 32। तो चलिए ये यहाँ पे लिखा है फंक्शंस। कैनाइन्स का होता है पॉइंटेड टीथ होते हैं इंसिजर्स के बाद, टीयरिंग के लिए काम आते हैं। प्रीमोलर्स टीथ बिहाइंड कैनाइन्स यूज्ड फॉर क्रशिंग। मोलर्स होते हैं 12, ये लास्ट वाले बैक टीथ जो होते हैं इनको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे मोलर्स। Next question, which of the following organisms break down food material outside body and then absorb digested food? Correct answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि मशरूम। तो मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंगी, मशरूम आर फंगी इन नेचर, देयरफॉर ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाहर कर लेते हैं और उसका जो डाइजेशन है वो बाद में होता है, पहले ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड देन डाइजेशन। सो fungi digest food externally by secreting enzymes into their environment to break down complex organic materials into simpler molecules which they absorb. Lice की बात करें, lice is a kind of parasite, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है for its food. Next question. Normally in a healthy adult the initial filtrate in kidneys is about daily. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 180 लीटर्स होती है डेली। सो द इनिशियल फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी अडल्ट्स किडनीज इज अप्रॉक्सीमेटली 180 liters per day. This large volume is then significantly reabsorbed with over 99% of water and useful solutes returning to the bloodstream, resulting in a typical daily urine output of only about 1 to 2 liters. Next question, which of the following statements about carbon is correct? Correct answer will be option number C, that is carbon is non-metal in nature. Carbon is classified as a non-metal element. It is solid element with an atomic number of 6 and it belongs to group 14 of the periodic table. Non-metals generally lack metallic properties, ये lack करते हैं, they are typically brittle, poor conductors होते हैं of heat and electricity with the exception of graphite and allotrope of carbon, and they have high ionization energies. This you have to keep in mind. Metalloid की बात करें तो metalloid ऐसा substance होता है जिसमें मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहती हैं। वन ऑफ द कार्बन का जो एलोट्रोप है दैट इज़ ग्रेफाइट, जो पार्शियली हम कह सकते हैं नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट कार्बन इज़ अ मेटेलॉइड। कार्बन इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से। सो कार्बन इज़ नॉट अ नोबल गैस क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये ऑफकोर्स रिएक्ट करता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस शो करता है। मेटल तो ऑफकोर्स नहीं है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। Next question, according to the right hand thumb rule,
डैश प्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ थंब। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी अटैच किया है, आप देख सकते हैं। ये है राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे हम कंडक्टर को ऐसे रखते हैं और इसको हम कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं। कंडक्टर को आप इमेजिन कीजिए, अपनी पेन को पकड़िए, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर की तरफ है। तो हमारा थंब ऐसे जब हम उसको पकड़ेंगे वायर को, तो हमारा थंब ऊपर की तरफ होगा, विच विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसके बाद जो ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइकवाइज अगर हमारा कंडक्टर ऐसे रखा होता तो हमारा थंब ऐसे नीचे होता और हमारा हैंड ऐसे होता, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होता और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बनती, वो ऐसे बनती, यानी कि क्लॉकवाइज बनती। यहाँ पे क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ स्ट्रेट वायर, while the curled fingers indicate the direction of magnetic field lines around it. थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पल्सेस। आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो प्रोटीन्स के बारे में ही यहाँ पे लिखा है, दे आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, पल्सेस आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रोटीन्स हमें एग्स, मीट एंड फ्लैश से भी मिलता है। Next question, litmus is a natural acid base indicator which is extracted from. Right answer will be option D, that is lectin. तो lectin से हमें जो litmus है हम इसे derive करते हैं। So litmus is a natural acid base indicator that is extracted from certain species of lichens which are composite organisms formed by symbiotic association between fungus and the alga or cyanobacterium. So symbiotic जो association होता है यहाँ पे fungi indirectly supports algae and algae indirectly supports fungi for its food. तो यहाँ पे ऑप्शन डी, lectin will be the correct answer for this question. इसके अलावा अगर हम बात करें एसिड बेस इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको बताते हैं कि कब हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है बाय शोइंग एनी कलर। लाइक अगर हम बात करें टर्मरिक की, सो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मेक्स जाइलम वेसल्स वाटरप्रूफ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिग्निन। तो लिग्निन हमारे जो जाइलम होते हैं इसको वाटरप्रूफ बनाते हैं। जाइलम क्या होते हैं, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट में। बेसिकली अगर हम बात करें फूड ट्रांसपोर्टेशन की, तो फूड ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, फ्लोएम करते हैं, एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, जाइलम करते हैं। लिग्निन मेक्स द जाइलम वेसल्स वाटरप्रूफ। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर डिपॉजिटेड इन द सेकेंडरी सेल walls of xylem elements. The deposition process is called as lignification, इसे कहा जाता है बिकॉज ये हेल्प करता है वाटर प्रूफिंग करने में और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। Next question, the phenomena of scattering of light by colloidal particles gives rise to which effect? Correct answer will be option D, that is Tyndall effect. तो colloids में जब हम लाइट्स को पास कराते हैं तो तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि सपोज कोलॉइड है, यहाँ पे से लाइट पास कराई तो लाइट ऐसे स्कैटर करेगी। इस इफेक्ट को ही हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। It is where the light is scattered by colloidal particles present in a colloidal solution, making the path of the light beam visible. Colloidal particles are large enough, typically between 1 nanometer to 1 micrometer, to scatter visible light effectively, unlike the much smaller particles in a true solution. Which method of contraception can prevent the transmission of HIV? Correct answer will be option number A, यानी कि बैरियर मेथड्स ओनली। सो बेसिकली HIV, इट इज़ अ वायरस विच कॉजेज एड्स। सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड जो HIV वायरस होता है इट इज़ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इट बेसिकली डिस्ट्रॉयज आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी वीक बना देता है और हमें ईजीली कोई भी डिजीज़ हो जाती है। और फाइनली हमारा इम्यून सिस्टम जब ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू सर्वाइव, वी कैन से। तो बेसिकली जो बैरियर मेथड्स होते हैं ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दे आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ HIV. द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज द बैरियर मेथड्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड.
सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.